नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। इसी प्रकार मैराथन क्लास डेली आपकी आ रही है, यानी आपकी है। आपका जो कमेंट द लाइक देख के हम वीडियो बनाते हैं, तो आपका ही प्यार है। जितना आप ज़्यादा प्यार दोगे उतनी लंबी क्लासें हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितना भी है यहाँ पर इतना बढ़िया हम सिस्टम बना के चल रहे हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अपना गिने दिनों में, ठीक है ना। तो ये अपना पावर सिस्टम चल रहा है। हमने जो एक एक वीडियो बनाई है उसका हर टॉपिक का नाम लिखा है वीडियो के अंदर, लेकिन थंबनेल पे नहीं लिखते भाई। थंबनेल पे लिखेंगे जब अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो आपके रिवीजन के लिए हम कर देंगे आपका, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप पूरी क्लासें नहीं देखते हो, बीच से चैप्टर का नाम नहीं लिखा जाता, ठीक है। क्योंकि उस हिसाब से बनाई है आपने, 1 2 3 4 करके नंबर डाल के, ताकि आप शुरू से देखो और आपका फायदा हो, आपके फायदे के लिए है। क्योंकि आप चैप्टर वाइज देखोगे, वहां से कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे जी समझ में नहीं आ रहा। 1 नंबर से देखो, मैं गारंटी शुदा कह सकता हूँ, आज तक की क्लास अगर समझ में ना आए ना, डिसलाइक कर देना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, दोनों में से एक है। क्योंकि अपना मुद्दा क्या है, अपना मुद्दा है आपको पढ़ाना, ठीक है ना। लाइक डिसलाइक तो अलग मैटर है। तो मेन मुद्दा है अभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, क्योंकि आपका ज़्यादा सिलेक्शन होगा तो अपने को क्या है भी। जैसे भी आप किसी डिपार्टमेंट में जाओगे, कभी हम बिजली बिल भरने चले जाएं, तो कहीं आप बैठे होंगे तो कम से कम ये तो कहोगे सर जी नमस्ते, कह देना भैया, ठीक है। कहीं आप सोचो भी हाँ कौन है। तो इस चीज़ का मतलब है भी अपने को एक चाहिए, क्या चाहिए भी। ये तो फ्री में करवा रहे हैं, यूट्यूब, पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना, मजाक नहीं कर रहा। आपको इस प्रकार से पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा, पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। पेड में मिलेगा, वो भी इस तरीके का नहीं मिलेगा, देख लेना चाहिए, ठीक है। तो पूरी की पूरी सब मैराथन है अपनी, तो लगातार ही चल रही है। 2 2 ढाई ढाई घंटे से कम से क्लास है ही नहीं। और मेन मुद्दा ये होता है भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन ले। और सिलेक्शन लेने का बता दिया मैंने किस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो, यानी थ्योरी पढ़ें, उसके बाद बार बार रिवीजन करें। रिवीजन से बढ़िया कोई कैप्सूल नहीं है जो आपको सिलेक्शन देगा, ठीक है। मेन मुद्दा ये है। हमारा चल रहा है पावर सिस्टम, इसको हम खत्म करते हैं। उसके बाद हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस, फ्यूज वगैरह, एमसी वगैरह, रिले वगैरह, आइसोलेटर वगैरह, वो सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे। इससे आगे हम वो करेंगे, ठीक है। क्लास में देखो कितना बढ़िया है, आपको बता भी देता हूँ कल कौन सी क्लास आएगी रे, ठीक है ना। तो हमारा है ट्रांसमिशन को हमने कंप्लीट किया। आज हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या होता है इसके अंदर और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वितरण, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा सा है, बिल्कुल समझने वाली चीजें हैं। आपको जो कंफ्यूज करती है, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होगे। इस तरीके से समझाऊंगा आपको रिलेट करके, भी मजा आ जाएगा। बाकी आपको क्लासें देखी होगी, कहने की बात ही नहीं है, तो मजा आ जाएगा, मजा आता ही आपको, है ना, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या होता है, 1 2 बजे है और 1 1 45 है, 4 2 हाँ 5 बजे ठीक है। तो हमने कहा था जैसे ट्रांसमिशन क्या होता है, उत्पादन से लेकर सब स्टेशन तक जो पहुंचाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, बार बार इसलिए रिपीट होती है। अगर हम सब स्टेशन से आपके घर तक लेके आते हैं सप्लाई, कहाँ से लेकर, सब स्टेशन से सप्लाई को हम कहाँ तक लेके आते हैं, आपके घर तक। यानी घर हो सकता है, फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी कुछ भी हो सकता है जहां पर सप्लाई क्या हो, कंज्यूम होती है, उपभोक्ता या कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। कंज्यूम करने वाला जो खपत को क्या करे, कंज्यूम कर रहा है, उसे कंज्यूमर बोलते हैं। कस्टमर, कष्ट से मरने वाला कस्टमर होता है। और बिजली के रूप में हम कस्टमर नहीं कहते, हम जो यूज करते हैं उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। तो उपभोक्ता पूरा घर यूज करता है उसको, है ना, तो कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो यानी सप्लाई, कौन सी सप्लाई, आप धीरे धीरे पढ़ते हो, 2 की स्पीड पे वीडियो देखा करो भाई, अगर आपने पहले कर रखा है। विद्युत ऊर्जा जो है, यानी विद्युत शक्ति है या करंट है, वोल्टेज है, उसको कहाँ तक लेके आना, जहां पर हमारी खपत हो रही है, ठीक है ना। मेन मुद्दा खपत ही तो करवाना, खपत हो रही है, ठीक है ना। जहां पर ये खत्म खपत होती है वहां तक लेके आना, ठीक है। कहाँ से, सब स्टेशन से ऊर्जा को उपभोक्ता तक पहुंचाना, क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बांटना। आपके हर उपभोक्ता तक ये बिजली बांटी जाती है, घर घर जाके भी यूज करो, यूज करो, यूज करो, यूज करो, ठीक है ना। अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम 2 भागों में बांटते हैं तो हम कह देते हैं जी, एक तो प्राइमरी, देखो धीरे धीरे समझा करो भाई बात को, प्राइमरी। क्योंकि एक बार यूट्यूबर की गलती नहीं मानता मैं, पढ़ाने वाले की गलती नहीं मानता मैं, गलती मानता हूँ आपकी। बोलो जी कैसे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। और एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन।
अब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे इसको, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्राइमरी, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक यानी प्रथम, ट्रांसमिशन के बाद जिसका प्रथम में नंबर आता है, यानी प्रथम में क्या आएगा, जो क्या करता है, सब स्टेशन से बिजली, जहां से सब स्टेशन है, ठीक है, से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से, वितरण स्टेशन जो होता है उस तक बिजली पहुंचती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी। और दूसरा सेकेंडरी क्या होता है, तो इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपसे पूछी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से, ठीक है, उपभोक्ता तक जो बिजली पहुंचती है, उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाना क्या कहलाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर कितनी होती है, 3 वायर होती है और 3 फेज होता है। तो कितने वायर होते हैं, 3 वायर होती है। तो 3 वायर की सप्लाई आपको जहां दिखाई देती है वो क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। 3 वायर की, चाहे आपके ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसफॉर्मर है, उसके बाद अगर क्या देती है आपको, 3 लाइन, जिसमें 11,000 वोल्ट आता है, किसे आता है, 11,000। तो ये लगभग कितने पे की जाती है, या तो 33 kV पे की जाती है, और या कितने पे की जाती है, 11 किलो वोल्ट पे की जाती है, ठीक है ना। ये ट्रांसफॉर्मर जो लगा हुआ है घर के बाहर, जो उसमें 11,000 वोल्ट आती है, तो वहां तक की सप्लाई, जैसे ट्यूबवेल वगैरह पे कनेक्शन है उससे 11,000 वोल्ट आती है, आगे आपको 3 फेज ही चाहिए वहां पे। तो ट्रांसफॉर्मर से पीछे का भाग है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे का भाग क्या कहलाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 3 फेज होता है, और कौन सी प्रणाली होती है, 4 वायर प्रणाली, यानी 4 तार लगे होते हैं, जिसमें 3 तार तो किसके होते हैं, 3 तार तो फेज के होते हैं, 3 तार तो जी फेज के होते हैं, RYB बोलो जी, होता ही नहीं है। तो रंग का कोई चक्कर नहीं है, रंग वहां होता है जहां केबल प्रयोग होती है ना। आजकल तो आ गया है मान लो, तो अगर आपको कहे तो एक R होता है, एक I होता है, एक V होता है, ठीक है ना। और चौथा तार है जो, यानी एक तार जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल का होता है, और न्यूट्रल को हम क्या लगाते हैं, काले से डिनोट करते हैं बस जी, ठीक है ना। तो और इसके अंदर जो सप्लाई होती है वो 440 वोल्ट होती है, अगर फेज टू फेज मापें तो। अगर हम न्यूट्रल और फेज के बीच मापते हैं तो 230 वोल्ट सप्लाई होती है। यह तो क्या होती है, फेज टू फेज, ठीक है। ये फेज टू न्यूट्रल के बीच में जब हम मापते हैं तो सप्लाई होती है 230 वोल्ट, जो आपके घर तक आती है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा 2 क्वेश्चन और रिवाइज कर लेते हैं। वितरण प्रणाली के अंदर, वितरण प्रणाली में तार का आकार, तार का, चालक का आकार लिखो यार, तार का लिखो या चालक का लिख लो, कोई बात नहीं, गंगाधरी शक्तिमान है। चालक का आकार, ठीक है ना, चालक का आकार वोल्टेज ड्रॉप के आधार पे बनाया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्टेज ड्रॉप के आधार पे। कुछ क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, आधार पर लिया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, वोल्टेज ड्रॉप। अगर आपसे पूछे ट्रांसमिशन लाइन यानी संचरण लाइन में, संचरण प्रणाली जो होती है यानी ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है, उसमें चालक का आकार किसके आधार पे लिया जाता है, चालक का आकार करंट कैरिंग कैपेसिटी यानी धारा प्रवाह क्षमता के आधार पे लिया जाता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, सामना करना है डट के, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन वाला सिस्टम है, उससे आगे डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। यानी ये सिस्टम होता है आपका, जो आप धीरे धीरे आपको इसको कवर करना है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती, क्योंकि इतनी उच्च वोल्टेज होती है, ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण, ठीक है ना, कहानियाँ कम हो जाती है, जिसके कारण वोल्टेज ड्रॉप की समस्या नहीं आती। तो इसके अंदर करंट कितना बह रहा है उसके आधार पे तार बनाएंगे आप, है ना, तार बनाएंगे। और चालक का आकार जो है यहाँ पर वितरण में क्या होता है, वितरण में आगे हम कंज्यूमर है, जगह जगह टेपिंग की जाती है, वो आप क्या करते हो, अपना लोड डालते हो। लोड का मतलब घर में हीटर चलाते हो, मोटर चलाते हो, कुछ भी जो चलाते हो, फैक्ट्रियों के अंदर मशीनें चलती है, तो उसके कारण क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। आपने देखा भी होगा भी, जो घर पीछे पीछे होता है और आगे आगे जो ट्रांसफॉर्मर के पास घर होता है वो सप्लाई अच्छी प्राप्त करता है, और ट्रांसफॉर्मर के लास्ट में जब होता है वो घर, लास्ट वाला घर क्या होता है, उसमें डिम लाइट आती है। तो डिम लाइट का मतलब क्या है, वहां पे वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है। तो वोल्टेज के ड्रॉप के आधार पर तारों का आकार बनाया जाता है, और
ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप ना के बराबर मानी जाती है, तो इसलिए इसका आधार क्या है, इसको मेन चीज क्या देखी जाती है, करंट देखा जाता है, कितना बह रहा है उसके आधार पे हम तारों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है आपकी, ठीक है, किससे बनता है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किससे बनता है, तो तीन बातें याद करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी एक तो ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया था हमने, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किसके बराबर है, तो आपका एक तो एक फीडर याद करना है, शब्द सुना ही होगा, वो ये फीडर वो फीडर, ठीक है ना, एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, और प्लस में सर्विस मैन से मिलकर बना होता है, सर्विस मेन से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। फीडर यानी फीडर जो क्या निकलता है, सब स्टेशन से निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीडर कहते हैं। जो तार निकलते हैं वही तो फीडर है यार, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरक, वितरक वितरण करने वाला यानी वितरक, ठीक है। और एक क्या होता है, सर्विस मेन, सर्विस मेन से मिलकर बना होता है। तीनों बार समझ लो, आगे आगे सिस्टम समझ में आ जाएगा भी किस प्रकार से फीडर होता है, दो फीडर कहाँ है, तीन फीडर कहाँ है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलो जी, पूछे जाते हैं तो करवा दो, नहीं तो फिर क्या होगा, हमें तो सिलेक्शन लेना है जी, अब की बार एलम ऐसे जई पार, ठीक है ना, पूरा करना है। तो फीडर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, फीडर वो चालक, सिस्टम या चालक लिख लो, वो चालक जो सप्लाई को वितरक चालक तक पहुंचाता है, वितरक है, या वो लाइन लिख लो, वो लाइन जो सप्लाई को वितरक के लाइन तक पहुंचाता है उसको फीडर कहा जाता है। बात क्लियर है। यानी फीडर क्या होता है, तो चालक ही तो है, तीन जिसके अंदर तार होते हैं, जिसके अंदर वोल्टेज होती है। आपने कभी सुना होगा अभी ये फीडर है, इस फीडर की लाइट आ रही है, इस फीडर की लाइट नहीं आ रही। आपने ट्यूबवेल वाली लाइटें सुनी होगी भी, ये फीडर कौन सा फीडर है, आपसे जब भी आप फोन करते हो बिजली बोर्ड में भी कौन सा फीडर है, तो कौन से फीडर में लाइट छोड़ेंगे तो आप तक पहुंचेगी। यानी फीडर का मतलब है वो, इस फीडर में जब लाइट आएगी तो आपसे जुड़ा होगा वो फीडर कहीं ना कहीं, तो वो क्या है, आपके घर में सप्लाई इसकी पहुंचेगी। या ट्यूबवेल वाली लाइट है तो उसका अलग अलग फीडर नाम दिया जाता है। फीडर का मतलब जिस सप्लाई से जुड़ा हुआ है। मान लो मैं बताता हूं आपको, ये क्या आपका सब स्टेशन है, क्या ये, तीनों को इकट्ठा समझते हैं फीडर। वितरक क्या होता है, फीडर से सप्लाई को सर्विस मेन तक पहुंचाता है। ये चीज समझ ली तो आगे ये वितरण सिस्टम आराम से पहुंचाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ही गलती करते हो सब, ये चीज आपको पता नहीं होती और उसके बाद आप क्या करते हो, रटना शुरू कर देते हो, बुकें क्लियर नहीं कर पाते इसको, है ना, ठीक है, क्योंकि वो अपने हिसाब से लिखते हैं, क्योंकि वो तो इंजीनियर है भाई। सर्विस मैन यानी मीटर, खंबे से खंबे से मीटर तक, मीटर तक की लाइन सर्विस मैन कहलाती है। समझ में आ गई बात क्या, सर्विस मैन, मेन आदमी नहीं है यहाँ, मेन मतलब मुख्य, ठीक है ना। देखो ऐसे, अब यहाँ पे क्या है, सब स्टेशन है, क्या है, सब स्टेशन है। सब स्टेशन से उसने सप्लाई छोड़ दी, ठीक है ना, तीन तार आए, बोलो जी आए, ठीक है। तो तीन तार जो निकल के आ रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने नाम दे दिया एक बिजली के हिसाब से फीडर, यानी अपनी लैंग्वेज में एक नाम दे दिया फीडर, ठीक है ना, जो आगे फीड करेगा। अब यहाँ पर आप क्या करते हो, इन तीन तारों को जोड़ते हो ट्रांसफॉर्मर से। यानी ये लाइन कितनी थी, या तो ये 33 किलो वोल्ट की थी, और या क्या थी, ये 11
किलो वोल्ट 11,000 वोल्ट की थी। आपने क्या जोड़ दिया इसको, ट्रांसफॉर्मर से। क्या जोड़ दिया, ट्रांसफॉर्मर। यानी ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन। पता ही आपको, क्योंकि बिजली आपको क्या चाहिए, कम चाहिए जी। ठीक है, और यहाँ से अब स्टार कनेक्शन करके हमने 4 सप्लाई ले ली, यानी एक आर, एक वाई, एक बी, 3 पॉजिटिव, एक क्या ले ली, न्यूट्रल ले ली। ठीक है, ये फिर आगे क्या हुआ, इससे आपने क्या किया, मान लो आपने तार लिया यहाँ से। ठीक है, एक तार यहाँ से लिया और ये ले ली मीटर तक, एक तार आपने यहाँ से लिया और ये, ठीक है ना, ये ले ली। तो आप क्या उपभोक्ता, यहाँ पे आपके घर के बाहर क्या लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इसको हमने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, बांटने वाला। अब बंट कहाँ रही है, जो लाइन ये जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस मेन कहते हैं। बस ये समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है आपके, ये समझ डाला तो फिर लाइफ झिंगा लाला। ठीक है ना, ये मीटर तक। और मीटर के आगे आपने क्या जोड़े हैं, उपकरण ही जोड़ोगे आप, अपने आप तो नहीं जोड़ोगे, उपकरण जोड़े हैं। ठीक है ना, उपकरण जोड़ते हो आप, कोई भी क्या जोड़ते हो, आपके एप्लियंस जिसको हम बोलते हैं वो जोड़ते हो, उपकरण यानी मोटर। ठीक है ना, और मिक्सी जोड़ लेते हो, मोटर जोड़ लेते हो, बल्ब जोड़ लेते हो, टीवी चलाते हो, तो वो उपकरण आपके। तो मीटर तक, यानी ये जो एनर्जी मीटर है उसके बीच में, यानी खंबे, खंबे से तार आपने काटा, क्योंकि ये सप्लाई कितनी आपने सिंगल फेज ली है, तो ये खंबे से डबल फेज भी ले सकते हो, 3 फेज भी ले सकते हो। ठीक है ना, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर क्या है, 4 तार होते हैं, फीडर के अंदर क्या है, 3 ही तार है, क्योंकि यहाँ 3 फेज सप्लाई आती है, न्यूट्रल पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। न्यूट्रल की जरूरत होती है जहाँ सिंगल फेज की सप्लाई चाहिए, डबल फेज के अंदर भी आप न्यूट्रल का प्रयोग नहीं करते हो। तो ये समझ में आ गया। मान लो फीडर क्या है, आपको समझ में आ गया फीडर क्या है। मान लो भी आपका गांव है कोई, मैं मान लेता हूं तो आपका सोनीपत है। ठीक है ना, सोनीपत जो है, सोनीपत से सप्लाई छोड़नी है। मान लो कोई गांव है, जैसे कोई गांव का नाम याद है क्या मेरे को, समालखा, शायद ये उसमें पानीपत में आता है तो ना, समाल पानीपत ही लिख देता हूँ, मुझे एक ही गांव का नाम पता है भाई, पानीपत। ठीक है ना, समाल खां शायद। ठीक है, ऐसा गांव का नाम होगा, कोई हो तो बता देना भाई। ठीक है, तो ये पानीपत से जब बिजली छोड़ेगा तो समाल का गांव में छोड़नी है। एक मान लो कोई ए गांव है, ठीक है ना, एक कोई सी गांव है, तो वो क्या कहेगा भी, आपको जी फोन करते हो बिजली बोर्ड में, सप्लाई दे दो। वो कहेगा कौन सी फीडर में, क्योंकि इनके पास पानीपत जो आपका सब स्टेशन है उसके पास तो बहुत से फीडर है, और एसए का काम ही यही है, आप बार बार ये चीजें पूछोगे भी सर, फोन आएगा आपको सप्लाई, बोलो कौन से फीडर में, बोलो इस फीडर में। तो यानी ए फीडर नाम दे दिया उसको, समाल का फीडर नाम दे दिया सी, यानी ये सप्लाई। यानी फीडर का मतलब हुआ पानीपत से आपने सप्लाई छोड़ी ए फीडर में। ठीक है, ये सप्लाई कहाँ गई, ट्रांसफार्मर तक जाएगी, और ट्रांसफार्मर से ए फीडर हो गया, यानी आपके गांव में सप्लाई आ गई। गांव के अंदर आपने पता होगा अलग अलग जगह ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहां से एक लाइन निकाली जाती है, फिर वोल्टेज ड्रॉप ना हो। उसके बाद में आपने अपने घर में सप्लाई लिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे तो हम कहेंगे फीडर। ठीक है ना, ये भी क्या है, समाल का फीडर हो गया। ये कौन सा फीडर हो गया, फीडर सी हो गया। ठीक है ना, फीडर सी हो गया। तो इसको आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है ना, आराम से समझ सकते हो इस बात को। अब फीडर समझ में आ गया तो डिस्ट्रीब्यूटर समझ में आ गया और मीटर समझ में आ गया, तो बाकी चीजें अब क्लियर करते हैं अपन। ठीक है ना, ऐसे बनाया हुआ चित्र मिलता है, देखो ऐसे चित्र बनाया हुआ मिलता है जिसमें हम क्या करते हैं, समझ नहीं पाते, बोलो क्या, जैसे लूप आपका बना होता है। ठीक है, ऐसे बना देते हैं वो, भागने की कोशिश करते हो और भागते रह जाते हो, फिर आगे और भागना पड़ता है। ऐसे लूप बना नजर आएगा आपको, है ना। मान लो ये लूप बना हुआ है। ठीक, मैंने लिख दिया, ये क्या है, सब स्टेशन है, तो ऐसे लिख दूं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो भाई, ये समझने वाली चीजें हैं, नहीं तो कुछ नहीं पढ़ने वाला। ये ऐसे लिख दिया मैंने, सब स्टेशन। ठीक है, सब स्टेशन से क्या निकले, फीडर निकले, एक ये फीडर निकला, तो ये क्या है, फीडर है। ठीक है ना, फीडर। और ये क्या है, फीडर है। ठीक है, एफ लिख देता हूँ, ये फीडर है। यहाँ से 3 फीडर निकले, उनको कनेक्ट कर दिया मान लो, तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक है, बांटने वाले हैं। और यहाँ से जुड़े होते हैं आप जुड़े होते हैं, इस प्रकार की सप्लाई मिलेगी। जैसे ए प्रकार के उपभोक्ता हैं आप, ठीक है ना, ये बी प्रकार के उपभोक्ता हैं आप,
यहाँ से 4 लाइनें आप तक जाएगी, यहाँ से 4 लाइनें जाएगी, आपके पास 4 लाइनें जाएगी, 4 लाइनें। इस बात को समझ लाला तो लाइफ है झिंगा लाला, है ना। क्वेश्चन गलत हो जाए पोल थोड़ी ना है, ठीक है ना, पोल थोड़ी ना है। बस पढ़ना आराम से पड़ेगा। तो आप बी प्रकार के उपभोक्ता हो, आप सी प्रकार के या डी प्रकार के आप उपभोक्ता हो। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, सर्विस मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विस मैन बोलते हैं, ठीक है ना, सर्विस मैन बोलते हैं, ठीक है, सर्विस लाइन या सर्विस मैन बोलते हैं। समझ में आ गई बात क्या। सब स्टेशन से फीडर निकले, फीडर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, डिस्ट्रीब्यूटर से आपने तार खींचा, तार खींच के डिस्ट्रीब्यूटर के बाद हमने क्या किया, एक लाइन बनाई जिससे हमने क्या सप्लाई ली, सप्लाई घर तक गई, घर तक आपने यूज की। तो ये होता है सिस्टम, ठीक है। समझ में आ जाएगा, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ भी। इतना प्यार से समझाने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब देखो, समझा दिया ना, ठीक है। और इससे पीछे अगर आप देखना चाहो तो इसके पीछे क्या होता है, ठीक है ना, ग्रिड स्टेशन। क्या होता है, ग्रिड स्टेशन। तो ये क्या होती है, ट्रांसमिशन लाइन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भी, ये जनरेटर है, जनरेशन कर रहा है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। कोई भी चीज़ छूटी है कि छोटी छोटी चीज़ को समझाना ही दायित्व तो बनता है बस। और छोटी चीज़ें नहीं समझ में आती तो मोटी अपने आप नहीं आएगी, ठीक है ना। जब तक आप सुई धागे का पता नहीं है तो आप सीलना कभी नहीं सीख पाओगे। आपको सुई और धागे का जब पता होगा तभी आप सीलना सीख पाओगे, है ना। आपको सुई और धागे का सीखना का मतलब है भी सुई धागा आपको पता होना चाहिए, धागा हो कि सुई क्या है, सुई के अंदर धागा कैसे डाला जाता है, आगे का काम फिर आप सीख पाओगे। तो ये मेन होता है भी, छोटी चीज़ें आपको सीखनी होती है, उसके बाद बड़ी चीज़ों को डालते हैं हम। यानी कंसेप्ट आपका क्लियर होता है तो हम बड़ी कंसेप्ट की ओर जब भागते हैं, ठीक है, कंसेप्ट की ओर भागते हैं तो क्या होता है, हमारा उद्धार होता है। बस आज आज का ये तो खत्म हो जाएगा, प्रोटेक्शन डिवाइस चलेंगे उसके बाद। देखो, और एक क्वेश्चन और अगर आपका आ जाए कभी भी, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप के आधार पे बनाए जाते, आपसे कभी पूछ लिया जाए भी वितरण लाइन में वितरण लाइन में ड्रॉप कितने परसेंट होता है, तो -+6% होता है, 6% माइनस प्लस होता है ना, ठीक है। ये भी लिख लेना भाई, काम आ जाए तो कहीं पे आपको। लिखो भाई, संयोजन के आधार पे, संयोजन यानी कनेक्शन के आधार पे, संयोजन के आधार पे पर वितरण के प्रकार, ठीक है। तो पहला एक आपका रेडियल, पहला आपका है रेडियल, रेडियल समझ डाला तो आगे वाला अपने आप झिंगा लाला हो जाएगा ना, रेडियल सिस्टम। उसके बाद एक होता है रिंग सिस्टम, ठीक है। और एक आपका होता है इंटरकनेक्टेड, नाम से ही पता चल रहा है इंटर कनेक्टेड, ठीक है। रेडियल सिस्टम, रेडियल का मतलब होता है रिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम, क्या होता है, ठीक है ना। रेडियल का मतलब होता है त्रिज्या सिस्टम, त्रिज्या प्रणाली, ठीक है। रिंग का मतलब तो रिंग ही होता है भाई, रिंग प्रणाली। और इसका होता है समासंयोजित, समासंयोजित इंटरकनेक्टेड, ठीक है। लेकिन इंटरकनेक्टेड आपको याद रखना है। सिस्टम क्या होगा, किस प्रकार से होगा, इसको किस प्रकार से याद करेंगे आप। और अगर धीरे धीरे आपने इसको पढ़ लिया तो ये समझ में आ जाएगा। देखो, रेडियल सिस्टम पढ़ते हैं आप, पहले क्या पढ़ते हैं, रेडियल सिस्टम। ऑर्डर होगी होनी, समझो इस बात को पहले।
अगर इस तरीके से समझाऊं मैं, मान लो, चलो इसको आराम से प्यार से समझो आप, ठीक है। मान लो ये आपका सब स्टेशन है, ये आपका सब स्टेशन है। बुक से पढ़ लेना भाई, थोड़ा सा पढ़ोगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और मेरा काम बुक को आसान बनाना है, बाकी इतना कुछ पढ़ा दिया, बुक में कुछ बचता नहीं है। यहाँ से आपने क्या निकाला, अब पीछे वाला तो याद होना चाहिए, अब जो करवाया है वो तो, ये क्या है, एक फीडर है। मान लो ये ए प्रकार का फीडर निकाला आपने, एक आपने फीडर निकाला बी प्रकार का इससे, ठीक है ना, बहुत से फीडर निकलते हैं सब स्टेशन से। एक निकाला आपने फीडर सी, ठीक है, फीडर सी, ठीक है, यानी ए बी और सी। एक फीडर आपने इधर निकाल दिया, निकाल दें, तो ये फीडर है, और ये है आपका डी टाइप फीडर। फीडर से क्या करेंगे आप फिर, अब इसके अंदर हम टेपिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। आपने लिया कनेक्शन यहाँ से, ठीक है। अब कनेक्शन लेने के बाद आपने मान लो ये 3 तार बनाता हूँ मैं, ये 3 तार बनाता हूँ, इधर से भी कितनी आ रही है, 3 तार आ रही है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फीडर आगे भी तो जाएगा ना, ठीक है, 3 तार आई। आपने ये बस बार लगाया, बस बार लगा के आपने इधर ले लिया, यानी आपके पास अब ये तो वोल्ट ज़्यादा थी, इसको हमने कर, ये क्या थी, 11 किलो वोल्ट आती है लगभग आपके घरों के लिए, ठीक है ना। तो ये आपने ट्रांसफॉर्मर लगाया, और आपने क्या किया, यहाँ से 4 तार ले ली, क्या ले ली आपने, 4 तार ले ली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। और ये जो है, यहाँ से आपने क्या किया, 4 तार से आपने टेपिंग मारी, यहाँ से इधर बना देता हूँ, लो, बोलो जी, हम खंबे पे तार, हम तो कुंडली लगा देते हैं जी, ठीक है ना। ये लो, नीचे नीचे वाला तार यूज करते हैं आप, है ना। और आपने एक ले लिया ये, 3 फेज भी ले सकते हो आप। और यहाँ पर आपने लगा दिया मीटर, यहाँ लगा दिया आपने मीटर, ठीक है, मीटर लगा दिया, बोलो जी ठीक है। आगे आप क्या हो, मीटर के बाद उपभोक्ता हो, आप क्या हो, उपभोक्ता हो, ठीक है। बोलो जी बढ़िया हो गया ये तो। अब भी समझ में ना आया तो बताना। तो ये लाइन कौन सी, ये तो फीडर था, ये कौन सी लाइन है, डिस्ट्रीब्यूटर लाइन है, ठीक है ना। कौन सी लाइन है, डिस्ट्रीब्यूटर लाइन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर है। और ये क्या, उपभोक्ता, यानी ये क्या है, सर्विस मैन है। और ये कौन सा हो गया, सर्विस मैन हो गया। क्लियर है सारा कुछ। फीडर आगे भी जाएगा इस प्रकार से, इसके अंदर आप कितने उपभोक्ता जुड़े हो सकता है आप इधर भी एक तार मार रहा हो कोई, एक ले गया, एक इधर से तार ले गया, इधर भी उपभोक्ता जुड़ा हो, ठीक है ना। तो आपकी गली के अंदर जितने उपभोक्ता है उस प्रकार की लाइन है, यानी ये लाइन आपकी गली वाली लाइन है, ठीक है ना। ये लाइन ट्रांसफॉर्मर के पीछे वाली लाइन है, और ये क्या है, सब स्टेशन से फीडर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो, एक ही फीडर से सब उपभोक्ता जुड़ा हो उसको हम रेडियल सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियल सिस्टम। तो इस बात को यहाँ से समझना है, देखो, यानी सब स्टेशन से फीडर आ रहा है, दूसरे से कोई कनेक्ट नहीं है, फीडर, इस फीडर से सप्लाई आ रही है। मान लो इस फीडर के अंदर कोई दोष आ गया, तो आपकी सप्लाई क्या होगी, बंद हो जाएगी। यानी यहाँ पे कोई दोष आ गया तो क्या होगा, सब स्टेशन से आपकी, यानी इस फीडर से सप्लाई सब स्टेशन से काट दी जाए, मान लो दोष ना आया, मान लो सब स्टेशन से काट दी जाए, तो आपके पास सप्लाई पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया, कोई दोष आ गया, तो आपके पास सप्लाई पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। तो इस सिस्टम का यही है, यही याद करना है आपको। रेडियल सिस्टम में होता क्या है, इस बार इस तरीके से ऐसे लिखो, ठीक है ना। इस सिस्टम में उपभोक्ता सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, एक ही फीडर के माध्यम से, के माध्यम से, कितने फीडर से, एक ही फीडर के माध्यम से सब स्टेशन से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। यानी एक ही फीडर से, तो आप कहोगे अगर उस फीडर में कोई दोष आ जाता है,
अगर फीडर में कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई दोष आ जाता है, तो उपभोक्ता को सप्लाई नहीं मिलेगी। उपभोक्ता को ये याद करने की जरूरत नहीं, अगर इस चीज को समझ डाला तो ये तो अपने आप झिंगा लाला है ना। उपभोक्ता को सप्लाई नहीं मिलती है, ठीक है। और इस फीडर के बारे में अगर बात पूछे भी, ऐसा रेडियल सिस्टम है, रेडियल सिस्टम में कितने फीडर से सप्लाई मिलती है, तो आप कहोगे उपभोक्ता को एक फीडर से सप्लाई मिलती है। हमने बताया आपको ना, किताबों ने मेरे को बताया, मैंने आपको बताया, बस इतना ही फर्क है। एक फीडर से, एक फीडर में दोष आने पर, अगर रेडियल सिस्टम में फीडर में दोष आ जाता है तो क्या उपभोक्ता को सप्लाई मिलेगी? आप कहोगे नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर अगर दोष आ गया मान लो, तो क्या सप्लाई मिलेगी? बोलो जी नहीं मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दोष आ गया मान लो तो सप्लाई मिलेगी? बोलो नहीं मिलेगी, ठीक है। कितने फीडर से जुड़ा है? एक फीडर से। तो इसमें क्या होता है? एक ही फीडर होता है। क्या होता है? एक फीडर। फीडर तो अनेक निकलते हैं, लेकिन उपभोक्ता एक ही फीडर से जुड़ा होता है, ठीक है। सप्लाई नहीं मिलेगी। तो ये फीडर जो है, इसके अंदर क्या होगा? मान लो आप यहाँ हो, सप्लाई आई, और आप यहाँ नहीं हो, आप लास्ट वाले को पानी भी कम मिलता है, आपको पता है, वाटर वर्क्स जिस होता है, और लास्ट वाले को बिजली भी कम मिलती है, क्योंकि यहां से कुछ बिजली निकाली है सबने, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा या नहीं होगा? बोलो जी होगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा तो लास्ट वाले जो आपका कंज्यूमर है या उपभोक्ता है, आप हो या कोई भी, लास्ट वाला घर जो है, ट्रांसफार्मर से जितना दूर जाओगे आप उतनी सप्लाई कम पाओगे। ऐसा सिस्टम होता है या नहीं होता? बोलो जी होता है। इसलिए तो 3 तार दिए जाते हैं। और आजकल जो कनेक्शन किए जाते हैं वो पहले तो हम अपने हिसाब से कर लेते थे, पहले में डिम आती है तो दूसरे में कर लें, दूसरे में डिम आती है तीसरे में, एक तार से सारे जुड़े होते थे, सप्लाई डिम हो जाती थी। तो ऐसा किया जाता है। अभी उसके अंदर लाइनमैन जब कनेक्शन करके जाता है तो वो क्या करता है? अभी कुछ घर को एक लाइन से जोड़ता है सिंगल फेज, कुछ को वाई से जोड़ता है, किसको आर से जोड़ता है, ऐसा करता है, देख लेना चाहिए। एक भी आर में भी 20 आप कंज्यूमर हो एक लाइन के अंदर, तो क्या करता है वो? 20 में से 3 भागों में बांटता है, यानी 7 को जोड़ने का काम करता है। यानी 7 को ऊपर वाली से जोड़ देगा, 7 को बीच वाली से जोड़ देगा, 7 को नीचे वाली से जोड़ देगा, ताकि सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अच्छे तरीके से हो सके, भी किसी के पास कम सप्लाई ना पहुंचे। लेकिन फिर भी फर्क पड़ेगा, पहला ज़्यादा सप्लाई पाएगा, उधर वाला लास्ट वाला कुछ कम सप्लाई पाएगा। ये चीज़ आपने देखी होगी। तो आप देखो इस फीडर में, इस सिस्टम में ट्रांसफॉर्मर से के पास वाले को अच्छी सप्लाई मिलती है, पास वाले को ज़्यादा सप्लाई मिलती है, ठीक है। और इस सिस्टम में ट्रांसफॉर्मर से जितने दूर हो आप, दूर वाले को कम सप्लाई मिलती है, कम सप्लाई मिलती है, कम सप्लाई मिलती है, ठीक है ना। हो जाएगा, अब तो क्लियर है, फंडा क्लियर है। एक फीडर में 2 सप्लाई नहीं मिलेगी। इसमें वोल्टेज का उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है, याद रखना, वोल्टेज का उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। उतार चढ़ाव यानी वोल्टेज कम ज़्यादा ज़्यादा होती है। अगर इस लाइफ को लिख लिया आपने, तो क्या ये विश्वसनीय है? यानी एक फीडर में 2 सप्लाई कट गई तो विश्वसनीय नहीं है, तो ये कम विश्वसनीय माना जाता है, यानी कम रिलायबल, कम रिलायबिलिटी होती है, कम विश्वसनीय होता है। और आपसे पूछे क्या एक ही तार बिछाना है तो क्या लगेगा? खर्चा कम लगेगा, यानी सबसे सस्ता सिस्टम है, सबसे सस्ता सिस्टम है, सस्ती प्रणाली होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? हो जाएगा, ठीक है ना।
कम विश्वसनीय अविश्वसनीय एक ही बात है, ठीक है ना। अविश्वसनीय लिख लेना या कम विश्वसनीय लिख लेना, हो जाएगा। इस सिस्टम को उपभोक्ता को कितने फीडर, एक फीडर से, ट्रांसफार्मर से आगे सप्लाई, जैसे जैसे ट्रांसफार्मर से दूर जाते हो सप्लाई कम प्राप्त करते हो, नजदीक आते हो कम ज्यादा, ठीक है ना। एक फीडर में दो आ जाए सप्लाई नहीं मिलेगी, एक फीडर से उपभोक्ता जुड़ा होता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिस्टम कहते हैं। रेडियल सिस्टम अविश्वसनीय माना जाता है क्योंकि ये विश्वास योग्य नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप उतार चढ़ाव यानी ज्यादा होता है इसके अंदर, ज्यादा होने के कारण, ठीक है ना, और दोष आने के कारण इससे सप्लाई नहीं मिलती, इसलिए अविश्वसनीय है। और एक ही तार से सप्लाई ले लेते हो आप, तार तो तीन है लेकिन एक ही फीडर से सप्लाई मिल जाती है, तो इसमें तार बिछाने कम पड़ते हैं, तो इसलिए इसका खर्चा कम आता है, तो सबसे सस्ता होता है, ठीक। दूसरा आपका रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ भैया, गला सूख रहा है, आज खाना नहीं खाया यार, ठीक है ना। रिंग का मतलब यार अंगूठी, अंगूठी की तरह एक साथ जुड़ा हो। जय हो जय हो जय हो जय हो, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। अगर रिम प्रणाली की जब मैं बात करता हूँ तो आप कहोगे जी ये किसकी प्रणाली है, डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रणाली है, जिसमें क्या होता है, देखो ये आपके पास क्या है, ये है, देखो डायग्राम ही सब कुछ क्लियर कर देगा आपका, ठीक है। और मेन मुद्दा जो डायग्राम से समझाता है, इसका मतलब ये है आपका सब स्टेशन, ठीक है। आप कह रहे थे बोर्ड पे कम दिखाई देता है, अब मैं काला दिखाई देने लगा हूँ, बोर्ड पे साफ दिखाई देने लगे, है ना। सो साफ दिखाई देने लगा है तो बोर्ड पे साफ दिखाई देना चाहिए, पढ़ने का मुद्दा बोर्ड देखना है, मेरे को कौन सा मेरे का कोई रिश्ता थोड़ी कराओगे आप। तो मैं सोचा मैं फायदे के लिए थोड़ा बुंडा दिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सोने दिखने चाहिए, आपको अक्सर सोने दिखाई देने चाहिए, अक्सर बढ़िया बढ़िया दिखाई देने चाहिए। मान लो इससे ये फीडर निकाला, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये निकाला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से जब मैंने निकाला सब स्टेशन से कोई फीडर, तो मैंने क्या किया, भी ये तीन लाइन थी मान लो, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया, एक इधर ले गया, अब एक एक ही बना लो, ये तीन लाइन का ही सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इस फीडर को मैंने बांट दिया इस प्रकार से और ऐसे ले गया मैं, ठीक है ना, ऐसे ले गया, गोल बना लो चाहे आप गोल बना लो, ठीक है ना। गोल बनाएंगे, गोल बना ले, गोल बनाते हैं ना, रिंग तो है तो रिंग बना लेते हैं, लो ये हो गया। ऐसी रिंग होती है क्या, बोलो जी रिंग का सपना तो देख ही रहे हैं, जब ऐसे लगेंगे तो कोई आएगा, कोई आएगा, ठीक है, करण अर्जुन आएंगे भैया, टेंशन मत लो, सब आएगा। ये रिंग सिस्टम है, ये रिंग बना दिया। अब यहाँ से आपको देखना क्या है, ये जो फीडर है इसको मैंने क्या किया, इधर से बांट दिया और एक इधर से बांट दिया, यहाँ से नहीं मैंने सब स्टेशन से ही बांटा इसको, ये लाइन तो इसलिए लिखी है, इससे मैंने दो फीडर निकाले, क्या निकाले, दो फीडर निकाले, और एक फीडर को मैंने यहाँ इधर भेज दिया और एक फीडर को यहाँ भेज दिया, ये लास्ट में आएंगे, एक इधर से आएगा इधर आएगा, यानी पूरा रिंग सिस्टम बन गया, ये क्या बन गया, रिंग बन गई एक, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन निकाल दी, मैंने क्या निकाल दी, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन निकाल दी, ये तो फीडर है पूरा का पूरा। मैंने यहाँ क्या किया, आपको यहाँ से सप्लाई दे दी, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इसके आगे ट्रांसफार्मर के आगे आपकी लाइन है, इससे उपभोक्ता को जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, उपभोक्ता को जोड़ दिया, ठीक है। इसी प्रकार मैंने यहाँ से जोड़ दिया, लाइन निकाली, और अपन ने क्या किया, ट्रांसफार्मर लगाया और इधर लाइन दे दी, ये उपभोक्ता जुड़ गए, क्या जुड़ गए, मान लो उपभोक्ता, मैं ए भी लिखता हूँ, ए उपभोक्ता है, ठीक है ना, उपभोक्ता यहाँ से बी जुड़ गया, ठीक है। मान लो यहाँ से एक और मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन निकाली और यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पर उपभोक्ता सी जुड़ गया, कौन जुड़ गया रे, सी जुड़ गया। इसी प्रकार मैंने यहाँ से निकाली, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक ट्रांसफार्मर तो लगाना ही पड़ेगा ना, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या जुड़ गया, उपभोक्ता जुड़ गया, यानी यहाँ पर डी प्रकार का, मान लो डी प्रकार का उपभोक्ता है, ठीक है ना, ये जुड़ गया। अब ये बताओ इस उपभोक्ता को सप्लाई कहाँ से मिल रही है, इधर से भी और या इधर से भी, ठीक है, दोनों की तरफ से मिल रही है। मान लो इसके अंदर यहाँ ब्रेक हो गया,
तो क्या इस उपभोक्ता को सप्लाई मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी भाई, यहां से सप्लाई मिल जाएगी इसको, है ना, यहां से सप्लाई मिल जाएगी इस फीडर से, ठीक है ना। अगर यहां से नहीं, मान लो यहां से ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक हो गया, तो क्या इसको सप्लाई मिलेगी? तो इसको तो मिलेगी, इधर से प्राप्त कर रही है, इसको तो मिल जाएगी, ठीक है, इसको इनको इधर से मिल जाएगी। यानी एक फीडर ब्रेक होने से कोई फर्क पड़ा क्या सप्लाई पे? बोलो जी नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो इसके अंदर फीडर ए, मान लो ए फीडर ए है, फीडर ए बना दिया मैंने, और ये क्या बना दिया? फीडर बी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिंग सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिंग सिस्टम, जिसके अंदर दो फीडर से उपभोक्ता को सप्लाई मिलती है, ठीक है ना। दो फीडर से क्या मिलती है? उपभोक्ता को सप्लाई मिलती है, ठीक है। यानी इसमें दो फीडर को या आप लिख लो, दो फीडर से उपभोक्ता जुड़ा होता है। कितनी सप्लाई से जुड़ा है? दो फीडर से जुड़ा है, ठीक है, दो फीडर से उपभोक्ता जुड़ा होता है। क्लियर है? इसमें क्या होगा? अगर एक फीडर खराब हो जाए, बात तो समझ लिया आपने, लिखने का काम करते हैं। फीडर खराब हो जाए या दोष हो जाए, उसमें फीडर में दोष आने पर उपभोक्ता दूसरे फीडर से सप्लाई प्राप्त कर लेगा, फीडर से सप्लाई प्राप्त करेगा, तो वह, यानी उसकी सप्लाई चलती रहेगी, सप्लाई बंद नहीं होगी, ठीक है ना, सप्लाई बंद नहीं होगी। यानी एक फीडर से, ये कैसे बनाया जाता है? जैसे मान लो एक फीडर इधर है, एक फीडर इधर है, तो उसको जोड़ दिया जाता है। उसके चारों ओर जैसे आपके क्या कर दिया जाता है? भी एक फीडर निकाला और पूरे एरिया के बाहर से घुमा के वापस ले आए, यानी जहां से शुरू होता है फीडर, ठीक है ना, जहां से शुरू होता है वहीं वापस आ गया। देख लो, जहां से शुरू होता है वहीं वापस आ गया, सब स्टेशन से निकला और सब स्टेशन से क्या गया? वापस आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या कर रहा है? पूरा का पूरा एक चक्कर लगा रहा है रिंग की तरह, इसलिए रिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें कितने फीडर हो गए? दो फीडर हो गए, दो फीडर से सप्लाई प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा महंगा है, यानी ये क्या कहोगे? रेडियल सिस्टम से थोड़ा महंगा है, क्योंकि तार ज्यादा बिछानी पड़ेगी। रेडियल सिस्टम से महंगा होता है, ठीक है। और दूसरा ये रेडियल सिस्टम से थोड़ा विश्वसनीय होता है, रेडियल सिस्टम से, यही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भाई, ज्यादा रिलायबल है, यानी विश्वसनीय, विश्वसनीय होता है। समझ में आई बात क्या? यानी ज्यादा विश्वसनीय का मतलब क्या हुआ? क्योंकि इसमें क्या होगा? अभी एक यहाँ से सप्लाई किसी ने काट दी, मान लो फीडर में दोष आ गया, ठीक है, कोई सिस्टम हो गया, तार ब्रेक हो गई और हो गया, तो सप्लाई तो इधर से आ ही रही है ना, इसलिए क्या हो गया? उसमें तो आएगी नहीं, यानी इसे ज्यादा विश्वसनीय होता है, दो फीडर से सप्लाई प्राप्त करता है, ठीक है ना। ये भी लिख लो, यह महंगा है। और दूसरी बात, एक फीडर में दोष होने पर दूसरे फीडर से सप्लाई चलती रहेगी, फीडर में दोष आने पर सप्लाई बंद नहीं होती, ठीक है, ये हो गया। वोल्टेज का उतार चढ़ाव, वोल्टेज का उतार चढ़ाव कम होता है, रेडियल से क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। सारे उपभोक्ता एक जैसी सप्लाई प्राप्त करते हैं, ये थोड़ा महंगा है, खर्चीला है, लगाना भी थोड़ा मुश्किल है,
ठीक है ना, तार ज़्यादा बिछाने पड़ते हैं, रिंग की तरह ये बनाते हैं, दो होते हैं, तो ये क्या है, ये तो आपकी सर्विस में है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है, फीडर है। फीडर से क्या है, इस प्रकार से सप्लाई लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग सिस्टम बोलते हैं। हो जाएगा अब तो, दो फीडर से प्राप्त करेगा, पता ही चल गया आपको, सारा कुछ समझा दिया। तीसरा होता है इंटरकनेक्टेड। इंटर इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड, ठीक है। लास्ट में सबका एक बार ओवरव्यू दे दूंगा। इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पूछ ले आपसे क्या होता है। देखो इसके अंदर क्या होगा, मान लो आपके पास ये है, ये है सिस्टम, ये हो गए आपके पास सिस्टम, ठीक है ना। इसको मैंने जोड़ दिया इससे, ठीक है ना। ये क्या है, बनाए जो है वो है सब स्टेशन, क्या है, ये एस है, ये भी क्या है, एस है, ये सब स्टेशन एस है, और ये सब स्टेशन क्या है, एस है, ठीक है। इसको आपको जोड़ा गया किस तरीके से, भी सब स्टेशन को यहाँ से जोड़ दिया, इस सब स्टेशन को इससे जोड़ दिया, इस सब स्टेशन को इससे जोड़ दिया, और ये चार प्रकार के यानी अनेक प्रकार के सब स्टेशन एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इससे ये फीडर निकल रहा है, फीडर निकल रहा है, वही सिस्टम है, इससे ये फीडर, इससे ये फीडर, इससे ये फीडर, इससे ये फीडर, यानी अनेक सब स्टेशन जुड़े होते हैं, एक साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड मतलब साथ, एक साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। मान लो ये फीडर है, ठीक है ना, अनेक फीडर है, और दो से ज़्यादा फीडर से प्राप्त कर रहा है, दो से ज़्यादा स्टेशनों से प्राप्त कर रहा है, एक से ज़्यादा स्टेशन से प्राप्त कर रहा है, और ये लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है, ये आपका फीडर हो गया, ठीक है ना। और ये लो, यानी ये फीडर हो गया, इससे आप क्या करोगे, इस प्रकार से ये क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया, ठीक है। यहां से भी मान लो कोई उपभोक्ता जुड़ा है, ये लो उपभोक्ता हो गया, ये लो ये उपभोक्ता बी हो गया, मान लो ये उपभोक्ता हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो उसके पास कितने फीडर कितने सब स्टेशन है इसमें, उसके अंदर क्या था देखो, इसमें तो फीडर कहाँ से आ रहा था, एक स्टेशन से आ रहा था। अगर सब स्टेशन अगर खराब हो जाए तो क्या फीडर सप्लाई मिलेगी, फीडर को सप्लाई, सब स्टेशन ही सप्लाई नहीं देगा तो फीडर में सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई उपभोक्ता को नहीं, यानी सब स्टेशन खराब हो जाए तो सप्लाई नहीं मिलती, फीडर एक खराब हो जाए चलेगा, दोनों खराब हो जाए तो भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या सिस्टम है देखो, इसका इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या है, ठीक है, ये हो गया इंटरकनेक्टेड। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर आपको इस चीज को ध्यान से पढ़ना है, एक से ज्यादा या दो से अधिक ज्यादा सब स्टेशन एक साथ फीडर के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इंटरकनेक्टेड
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, है ना। उपभोक्ता दो या अधिक फीडर से सप्लाई प्राप्त करता है। एक सब स्टेशन में दोष आने पर सब स्टेशन में, वहां फीडर का खेल था, यहाँ सब स्टेशन पे बात आ गई। सब स्टेशन में दोष आने पर दूसरा सब स्टेशन सप्लाई देता रहेगा, जिससे उपभोक्ता को सप्लाई मिलती रहती है। ठीक है, मान लो, बोलो जी क्या माने, इस सब स्टेशन में क्या गया, कोई खराबी आ गई, इसको बंद कर दिया। सप्लाई कहाँ से आ रही है, इधर से भी आ रही है सप्लाई, इधर से भी आ रही है सप्लाई, इधर से भी आ रही है सप्लाई, इधर से भी आ रही है, यानी और सब स्टेशन क्या दे देंगे, सप्लाई दे देंगे। भी दो कनेक्ट हैं, तीन कनेक्ट हैं, चार कनेक्ट है, पांच कनेक्ट हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या समासंयोजित क्या बोलते हैं, क्या है, वितरण प्रणाली बोलते हैं। इस प्रकार से अगर सेट किया जाए तो क्लियर हो जाएगी बात, बोलो जी हो जाएगी अब तो। ठीक है, अब इतना सौदा बिछाने के लिए खर्चा लगेगा या नहीं लगेगा, तो सबसे महंगी है ये भाई, बोलो जी सबसे महंगी होती है, सबसे महंगी प्रणाली होती है, दोनों से महंगी है। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि फीडर में खराबी हो जाए, एक फीडर में हो जाए तो भी सप्लाई मिलेगी, एक स्टेशन में खराबी हो जाए तो भी मिलेगी, तो सबसे विश्वसनीय प्रणाली है। ठीक है, महंगी बहुत है, ठीक है ना, और उपभोक्ता अच्छी सप्लाई प्राप्त करते हैं। बस इतना ही लिखो, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एक लिख लो, वोल्टेज ड्रॉप की संभावना कम होती है, वोल्टेज ड्रॉप की संभावना होगी कुछ ना कुछ तो, लेकिन कम होगी, क्योंकि आपने यूज किया है भाई, कम होती है। बस क्लियर है, थोड़ा सा देख लो आप यार, प्यास बहुत लग रही है। ठीक है, पढ़ लो भाई, नहीं तो फिर गाना सुन तो फिरोगे। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। एक सिस्टम आता है सेग, आपने सुना होगा सेग, सेग को हम कहते हैं झोल। ठीक है ना, झोल आप जानते हो, झोल मारा जी, झोल। ठीक है ना, झोल कौन मारता है भाई, ठीक है ना, झोल का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे झोल मारता हो जो, तो उस झोल को हम क्या कहते हैं, सैग कहते हैं। क्या कहते हैं, सैग। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, सेग क्या होती है। मान लो आपने दो खंबे ये लगाया, एक तो आपने ये पोल लगाया, बोलो जी एनजी, और एक पोल आपने ये लगाया, बोलो जी लगाया आपने। ठीक है, इस पोल से आपने क्या किया,
एक पोल ये लगाया और एक पोल आपने ये लगाया। दो पोल लगाए। बोलो जी लगा लिए, बस बहुत अच्छी बात है, आपने पोल लगा लिए। ये ले लेते हैं ना, इसको मोटा बना लेंगे यहाँ पर। ये तो खतरनाक वाला सिस्टम है यार, मैथ वालों का अपना तो है, ऐसे ही लिख लेते हैं आप भाई। ये तार जानी थी, ठीक है, और पहले कौन सी तार थी, ये यहाँ से यहाँ जानी थी, मान लो इसके बीच में कम से कम दूरी क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हो गया, तार वजन के कारण कुछ ना कुछ लटक जाता है, तार वजन के कारण क्या हो गया, लटक गया, ठीक है ना। तो तार जो वजन के कारण जो लटका है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सैग, इसको क्या बोलते हैं, झोल बोलते हैं। भाई कितनी झोल मार रहा है ये, कितनी झोल मार रहा है, यानी नीचे कितना आ गया, तार लटके होते हैं, यानी स्ट्रेट तो नहीं होते ना, क्योंकि वजन के कारण कुछ ना कुछ बीच से लटक जाते हैं। और जब लटकते हैं तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो सेग होगा, यानी सबसे ज्यादा जो इस लाइन से यहाँ तक दूरी होगी, वो कहाँ होगी, बीच में होगी। तो इस दूरी को मैं क्या कर लेता हूँ, भी ये तो दूरी है डी लिख देता हूँ, इसका दो, एक डी, आधी दूरी इधर है, ठीक है ना, आधी दूरी यहाँ तक है, और आधी दूरी हम यहाँ तक लें तो ये डी बटा टू, यानी टोटल दूरी अगर डी है तो इसको हम आधे आधे भाग में देखेंगे, तो यहाँ पर हम नाप लेंगे भी कितना है, सेक कितना है। तो सेक को हमेशा कहाँ नापते हैं, बीच में नापते हैं, ठीक है ना। सेक को हमसे कहाँ से नापते हैं, तो सेक को हमेशा हम बीच से नापते हैं, जहाँ पर आधी दूरी इधर छोड़ दो, मान लो 10 मीटर है, तो 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, 5 5 मीटर के बीच में जहाँ पे होगा, यानी 5 मीटर इधर से चले, 5 इधर से, जहाँ बीच आया तो वहाँ हम देखेंगे भी सेग कितना है, तो उसको हम कहते हैं सेग, यानी झोल कहते हैं भी, झोल कितनी है। तो आपसे यहाँ से एक फार्मूला पूछा जाता है, इसको लिखो, खंभों के बीच न्यूनतम दूरी से तार की ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दूरी को सेक कहते हैं। समझ में आई बात, ये बात अगर सीधी पढ़ते तो समझ में नहीं आती। न्यूनतम दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी तो यही है, स्ट्रेट लाइन में मापोगे। आप अगर एक तार लेते हो तो अगर ऐसा स्ट्रेट में लगाओ तो कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आप कहो जी ये एक खंबा है, एक पोल ये है और एक पोल ये है, दो पोल के बीच में अगर दूरी न्यूनतम से न्यूनतम है तो कौन सी दूरी होगी, ये न्यूनतम होगी। लेकिन ये ऐसे करके आया तो इसके बीच में जो न्यूनतम दूरी, यानी यहाँ से क्या है, न्यूनतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी से वो कितनी दूर तार गया है, कितनी दूर तार गया है, उसको हम क्या कहते हैं, सेक कहते हैं, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर मापेंगे इसको, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। और सेग का मुख्य कारण चालक का भार या तार का भार होता है, चालक का भार होता है। सेग किसके कारण होता है, तो भार के कारण होता है, ठीक है। दूसरा ये किसके कारण होता है जी, लंबाई के कारण। दूसरा कारण क्या है इसका, तार की लंबाई के कारण होता है, ठीक है। भी लंबाई ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा सेग हो जाएगा, बोलो हाँ जी। इसका फार्मूला बताओ आप। एक बात और लिख दूं,
मोस्ट इंपोर्टेंट सेक कहाँ से लिया जाता है, तो सेक हमेशा खंभों के मध्य दूरी से लिया जाता है या मापा जाता है। मापने की इकाई क्या है, मीटर है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या है, तो आप लिखोगे सेक जो होता है बराबर किसके होता है, WL स्क्वायर बटे में 8T। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है आपका। यहां पर W क्या है, तो W है वेट। क्या है, वेट है। W है भार, तार का भार कितना है, चालक का टोटल। L होता है लंबाई, चालक की लंबाई क्या है, खंभों के बीच लंबाई। दूरी। ठीक है, T होता है टेंशन, टेंशन यानी तनाव कितना है, और तनाव को मापते हैं न्यूटन मीटर के अंदर। ठीक है, कितना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। अगर वो कह दे, मान लो वो अगर कह दे भाई 10 किलो भार चालक का है, 10 मीटर लंबाई है उसके बीच में। ठीक है, तनाव का कोई वैल्यू दे देगा भी 10 न्यूटन मीटर है, तो आप बताओ से कितना होगा। चलो मैं लिख देता हूँ। अगर वो कह दे किसी चालक का भार, ठीक है, तो 10 किलोग्राम है, वैसे न्यूटन में होता है याद रखना। ठीक है, और किलोग्राम में लिख लो आप। लंबाई 80 मीटर है, खंभों के बीच लंबाई कितनी, 80 मीटर है। ठीक है, तनाव देगा वो आपको, तनाव या पूछ लेगा तनाव 10 न्यूटन मीटर है। सारी चीज दे दी, तो सेक बताओ, सेक कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, फार भार कितना है, 10 है, गुणा में लंबाई कितनी है, 80 है, 80 का क्या है, स्क्वायर हो गया। ठीक है, बटे में क्या है, 10 है। ठीक है, तनाव और 8, भाग किसे दिया, 8 से। 80 गुणा 80, यानी ऊपर वाले को अगर मैं करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है ना, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो 80 गुणा में 80 बटे में 8, 8 दाएं 80 होता है। ठीक है ना, तो 800। ज़्यादा नहीं हो गया क्या, ठीक है, तो भार इतना, भार ज़्यादा ले लो यार, 800 ज़्यादा हो जाए, 100 किलोग्राम है मान लो। ठीक है ना, तो यहाँ 100 लिख लो, तो 10 से 10 और ज़्यादा हो जाएगा यार, तनाव ज़्यादा होता है वैसे, है ना। तो लिख लो, मान लो 800, ऐसा ही होगा क्या, 80 80 800 800। ठीक है, ये ले लो 100 1000 न्यूटन। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। 100 किलोग्राम भार है, तो 80 का स्क्वायर 80 गुणा 80। ठीक है, और 80 मीटर इसकी लंबाई हो गई, तो 1000 इसका वो हो गया न्यूटन, गुणा में 8। ठीक है, तो 1000 से ऐसे काटोगे इसको, 8 8 64, 80 गुणा में 8 है बटे में 8। ठीक है, तो कितनी हो गई, ठीक है, लिख लेना। ऐसा मतलब ये सही नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार से कैलकुलेशन करना बताया मैंने। ठीक है, बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आराम से कर पाओगे आप, क्योंकि ये दिया हुआ मिलेगा न्यूटन मीटर वगैरह कुछ ना कुछ। ठीक है, तो किस किस पे निर्भर करता है, आपसे पूछे सेक किस पे निर्भर करता है, सेक निर्भर किस पे करता है, ये लिख लेना। सेक किस पे निर्भर करता है रे, तो आप कहोगे जी वजन के समानुपाती होता है। तो वजन के क्या होता है, समानुपाती होता है, तो वजन बढ़ेगा तो क्या होगा, सेक भी क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना, वजन घटेगा तो सेक भी घटेगा। उसके बाद लंबाई के स्क्वायर के, यानी लंबाई जो होती है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर ज़्यादा लंबाई है, दूरी ज़्यादा है, तो सेक भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तनाव ज़्यादा है तो खींचेगा ज़्यादा, तनाव ज़्यादा है, तनाव
ज्यादा होता है। तो ये क्या है, विलोमानुपाती है। तो तनाव ज्यादा होगा तो सेग क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, सेग कम होगा। और याद रखना, सेग वोल्ट पे निर्भर नहीं करता कितनी वोल्ट है, वो करंट पे निर्भर नहीं करता कितना करंट है, और वो आवृत्ति पे भी निर्भर नहीं करता कितनी आवृत्ति है उस तार के अंदर बह रही है। तो इन पे निर्भर नहीं करता, लिख लेना इस बात को, निर्भर नहीं करता। ठीक है ना, से किस पे निर्भर करता है, किस। हेलो हेलो, अच्छा आवाज आ गई भाई, माइक निकल गया था यार। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। ठीक है, माइक निकल गया था, सॉरी आपके लिए। हो जाएगा ना, सेक क्या होता है पता चल गया। सेक के बाद अगर आप पढ़ते हो इफेक्ट लाइन में, यानी वितरण ट्रांसमिशन लाइन में प्रभाव क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्रभाव क्या क्या होते हैं। प्रभाव जो है वो क्या क्या होंगे, एक तो फेरेंटी इफेक्ट होता है आपका, एक स्मिप्ता इफेक्ट होता है, प्रोक्सीमेट इफेक्ट होता है, एक स्किन इफेक्ट होता है, क्रोना इफेक्ट होता है। तो सबको पढ़ते हैं, पहले मैं लिखता हूँ, ज्यादा इस पे मत्था नहीं मारेंगे, समझ में आना चाहिए। फेयर आंटी इफेक्ट, फेयर आंटी इफेक्ट। ठीक है, फेयर आंटी इफेक्ट, प्रभाव। फेरेंटी प्रभाव क्या होता है, जैसे जब लंबी लाइनें जाती है तो उपभोक्ता के जो लोड होता है, मान लो रजिस्टिव लोड होता है, वो जो लोड के बाद में सप्लाई जो उपभोक्ता के पास होती है, वो उपभोक्ता के पास सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किससे, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाती है। और किससे ज्यादा, लाइन वोल्टेज से टर्मिनल वोल्टेज का ज्यादा होना क्या कहलाता है, फेरेंटी इफेक्ट कहलाता है, बस। ठीक है ना, आपसे पूछ ले, बोलो जी, टर्मिनल वोल्टेज का लाइन वोल्टेज से ज्यादा होना, परिपथ वोल्टेज विभव का लाइन वोल्टेज से ज्यादा होना फेरांटी फेरांटी इफेक्ट कहलाता है, प्रभाव कहलाता है। ठीक है, फेरांटी प्रभाव जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है, तो संध्यारित्र के कारण, यह प्रभाव संध्यारित्र के कारण कारण उत्पन्न होता है। संधारित्र जैसे लाइन के अंदर क्या लगा, जैसे लाइन ये है, ठीक है, यानी एक तार ये है, एक तार क्या है, ये है। तो इसके बीच में क्या है, वायु है, क्या है, वायु है। तो वायु क्या काम करेगी, वायु एक डाई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो मटेरियल होता है उसकी तरह, यानी एक पेरा वैद्युतिक पदार्थ की तरह काम करती है। और ऐसा हमने संधारित्र यानी कैपेसिटर में पढ़ा है भी, अगर एक चालक हो और इधर भी एक चालक हो, इसको हम सप्लाई से जोड़ते हैं, आपका जो कैपेसिटर है उसको, तो बीच में अगर हम अचालक पदार्थ भर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, संध्यारित्र कहलाता है। तो इसी प्रकार का एक चालक चालक बीच में क्या, वायु, तो इसको हम क्या कहते हैं, संध्यारित्र की तरह काम करेगा। तो इसके कारण क्या होता है, अभी इस वाली वोल्टेज से ये वाली वोल्टेज क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेरांटी प्रभाव कहते हैं, क्या कहते हैं, फेरांटी प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना, फेर अंटी है ना, फेरांटी। ठीक है ना, तो ये दूर कैसे किया जाता है, तो दूर क्या किया, संधारित्र और प्रेरक तो दोनों एक साथ में प्रयोग करते हैं, तो हमने पता किया होगा लेगिंग और लीडिंग इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, लेगिंग पावर फैक्टर, लेगिंग और जो होता है वो आपका लीडिंग पावर फैक्टर क्या हो जाता है, समान हो जाता है अगर एल और सी दोनों साथ में प्रयोग किए जाएं। तो आप कहोगे इसमें इंडक्टर यानी प्रेरकत्व का प्रयोग किया जाए, प्रेरक प्रेरकत्व प्रेरकत्व तव का
प्रयोग करके क्या किया जाता है, इसको दूर किया जाता है। बस इतना पढ़ना है आपको, ठीक है। और अगर आपसे पूछे किस में होता है, तो 80 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले लाइन में होता है, ठीक है ना। जो 80 से हम क्या मानते हैं, 80 और 120 के बीच में हम क्या मानते हैं, मध्यम दूरी मानते हैं। 120 से ज्यादा हम क्या मानते हैं, पढ़ा था पीछे, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यादा दूरी मानते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस उसको मानते हैं। उसके हिसाब से ट्रांसमिशन प्रणाली को हमने किया था। तो टर्म लाइन में क्या हो जाता है, ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण, मतलब 80 किलोमीटर से अगर ज़्यादा दूरी किसी की लाइन, हम ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हैं, तो उसके अंदर ये प्रभाव देखने, या मध्यम दूरी या उच्च दूरी पर ये क्या है, देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हो। दूसरा प्रभाव आपका है, दूसरा प्रभाव है, ठीक है ना, स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट को हम त्वचीय प्रभाव भी कहते हैं। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा समझ लो आप। मेरी थोड़ी एनर्जी वैसे डाउन आज है ना। मान लो ये है आपके पास तार, ठीक है। तो तार के अंदर क्या है, इस प्रकार से आपने क्या किया है, इंडक्टर की तरह इसमें तार लगाए हैं, ठीक है ना। तो इसका ये क्या है, व्यास हो गया, क्या हो गया, व्यास हो गया, ठीक है ना, ये व्यास हो गया, क्लियर हो गया। तो इसके अंदर ये तार लगाए हैं। तो बीच वाले में क्या होता है, तो ये धारा जो है ना, धारा क्या होगा, धारा का घनत्व यहाँ ज्यादा हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, घनत्व ज्यादा हो जाता है। सेकंड का मतलब ऊपर वाली परत पे, ठीक है ना। तार का जो, तार के अंदर धारा का घनत्व क्या हो जाता है, ऊपर जो तार होता है ना, ऊपर की तरफ परत पे, ठीक है ना, उसकी लेयर पे ज्यादा घनत्व हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, कुछ होगा, बोले जी होगा, ठीक है ना। तो कारण बताओ, पहले तो कारण देखो, ठीक है। तार की सतह पर, सतह पर, तार की सतह पर धारा घनत्व ज्यादा होना, धारा क्यों होता है ज्यादा होना, क्या प्रभाव कहलाता है, स्किन इफेक्ट कहलाता है। यानी त्वचा, त्वचा का मतलब ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में क्या हो गया, धारा का डेंसिटी यानी करंट डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण क्या होगा, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या होगा, ये तार है आपके पास मान लो, ठीक है ना, और तार कुंडली वाला होता है ना आपके पास, कुंडली वाला क्या, वो लड़ी वाला। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, ठीक है। तो ये तार है, और इस तार पे यहाँ जो इस प्रकार से आपको देखो, तो यहाँ धारा घनत्व ज्यादा होता है, धारा घनत्व ज्यादा होता है। धारा घनत्व ज्यादा हो गया, तो धारा घनत्व कम कहाँ हो गया, बीच में। तो धारा घनत्व क्या कम हो गया, धारा घनत्व कम हो जाता है, ठीक है ना, धारा घनत्व कम हो जाता है। तो इसके कारण यानी स्किन प्रभाव कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्किन प्रभाव कहते हैं। इसका कारण क्या होगा, भी धारा यहाँ से ज्यादा बह रही है, यहाँ से कम बह रही है, इसका मतलब हमें क्या, चालक की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना, मोटाई बढ़ानी पड़ेगी। और हमें क्या करना पड़ेगा, यानी प्रतिरोधकता पे डिपेंड करेगा ये, यानी ये प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो आपको इसका प्रभाव का कारण बताता हूँ मैं, देखो, ठीक है। इसके कारण तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो तार हमें क्या लेना पड़ेगा, मोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध क्यों बढ़ जाएगा, अब इतने तार से जब धारा ज्यादा गुजरेगी, और ये तार तो जितना हमने क्या किया था, करंट के हिसाब से लिया था, किससे लिया था, करंट के हिसाब से, भी कितना करंट बहेगा इससे। तो करंट अब क्या हो गया, भी तार तो मोटा लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ
बाहर अंदर वाला हिस्से में करंट कम बह रहा है, बाहर वाले हिस्से में ज्यादा करंट बह रहा है, उसके कारण तार की ओर मोटाई बढ़ानी पड़ेगी हमें, है ना। तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अभी इतने में बहेगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा, तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है ना। और तार का प्रति एसी में ऐसा होता है, डीसी में नहीं होता। तो एसी की तुलना डीसी की तुलना में 1.5 गुणा डीसी की तुलना में प्रतिरोध ज्यादा होता है। यानी आप तार ले, मान लो अगर उसमें से एसी प्रवाह करवाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा डीसी से, इस प्रभाव के कारण। यानी डीसी के प्रतिरोध से 1.5 गुना ज्यादा। मान लो मैं कह दूं 10 ओम डीसी तार जब बाहर हैं तो 10 ओम है, लेकिन जब एसी का प्रवाह करवा रहे हैं तो कितना होगा, 15 ओम हो जाएगा। यानी इतना प्रतिरोध उसका बढ़ जाता है, 1.5 गुना डीसी की तुलना बढ़ जाता है, क्योंकि डीसी क्या करती है, अपना मान स्थिर रखती है, और इसके मान के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति होती है। तो ये किस किस पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर किस पे करता है आपसे पूछे, तो ये चुंबकशीलता निर्भर करता है, चालकता पे निर्भर करता है, आवर्ती पे निर्भर करता है। मुख्य रूप से तार की आवर्ती पे निर्भर करता है, ठीक है ना, आवर्ती पे और तार की मोटाई पे निर्भर करता है, तार की आवर्ती और मोटाई पे। और आप लिख सकते हो चुंबकशीलता, परमेबिलिटी पे भी निर्भर करता है, चुंबकशीलता पे भी निर्भर करता है। ठीक है। एक आपका इफेक्ट आता है, ये समझ लेना बस, प्रॉक्सिमेट प्रॉक्सिमेट इफेक्ट, इसे हम कहते हैं समीपता इफेक्ट, प्रभाव। अगर इसको आप जानोगे तो कुछ भी नहीं है, समीप है, यानी दो तार की समीपता के कारण आता है। दो तार समीप है तो ये क्या होगा भी, इसके अंदर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ इंडक्टर सा लगा, तार क्या लगा होता है, इस प्रकार से बिछा होता है। तो इसके कारण और इसके कारण इसके अंदर भी क्या होगी, दोनों के अंदर क्या होगा बताओ, दोनों के कारण, दोनों के बीच में क्या होगा, खिंचाव पैदा होगा। खिंचाव पैदा होने के कारण धारा का घनत्व घट जाता है। धारा का घनत्व घटना ही क्या होता है, बराबर नहीं रहता। तो धारा का घनत्व जगह जगह से घट जाना ही क्या कहलाता है, समीपता प्रभाव कहलाता है। तो लिख लो इस बात को बस। चालक के समीप होने की वजह से धारा का घनत्व में अंतर आना, यानी जगह जगह अलग अलग गंतव्य देखने को मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमेट। चालक कब क्या है, चालक पास है, चालक जितना पास है उतना ही ज्यादा ये इफेक्ट होगा। यानी क्या होगा, ये चालक इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, उसके कारण क्या होगा, इसका जो यहाँ पर हम देखेंगे अलग गंतव्य है धारा का, यहाँ पर धारा मापेंगे अलग है, यहाँ पर मापेंगे अलग है, यहाँ पर मापेंगे, तो इस प्रकार की धारा के अंदर अंतर आना ही क्या है, प्रॉक्सिमेट इफेक्ट है। तो ये कारण किसका है, चालक की समीपता। यानी किस पे निर्भर करेगा, ये निर्भर की बात करें तो ये किस पे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये निर्भर करता है आपकी चालक की आवर्त दूरी पे, सबसे बड़ा कारण क्या है, दूरी पे निर्भर करेगा। दूरी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, ये प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और आवर्ती पे, ठीक है, तो और किस पे निर्भर करता है, ये मोटाई पे, चालक की मोटाई पे, ठीक है, चालक की चुंबकशीलता पे, प्रेम्बिलिटी, ठीक है, शीलता पे ये निर्भर करता है। ठीक है, तो गंतव्य हट जाना। तो यानी इसका निवारण यही है, चालक को दूर स्थापित करना। दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, चालक के बीच में उचित दूरी रखेंगे, चालक के बीच में उचित दूरी बनाकर इसका निवारण, ये रेमेडी इसकी क्या है, यही है।
दूर कैसे करेंगे? चालक के बीच में क्या है, उचित दूरी बनाकर हम क्या कर सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। एक आता है आपका, लास्ट रह गया, कोरोना इफेक्ट। बोलो इसने तो जी धज्जियां उड़ा दी। कोरोना इफेक्ट, प्रभाव। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता भी है। जैसे आपने देखा, बोलो जी हाँ जी, देखा एक तार ये जा रहा है, ठीक है ना, एक तार तो ये जा रहा है और एक तार ये जा रहा है। तो तार के बीच में क्या भरा हुआ है, तार के बीच में है हवा। क्या भरी हुई है, हवा। तो ये क्या है, हवा। ठीक है, तो हवा किसका काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है, इंसुलेशन का काम करती है आवर हेडलाइन के अंदर। तो आवर हेडलाइन में एक तार ये है और एक तार क्या होता है, ये होता है। दो तार है मान लो, इसके बीच में एक उचित दूरी है। तो दूरी होने के कारण क्या होगा, अभी कम दूरी हो जाए, यानी ये इसकी अगर जो आपकी क्या बोलते हैं, जो पेरा वैद्युतिक सामर्थ्य जो है, डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाए, तो ये किसकी तरह व्यवहार करना शुरू कर देगा, एक चालक की तरह। और चालक की तरह अगर व्यवहार कर दे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ, हवा में कूदने शुरू हो जाएंगे, प्रवाह इधर से होना शुरू हो जाएगा। और इधर वाला क्या है, इधर हवा में कूदने शुरू हो जाएंगे। तो कूदने का एक निकलता है अभी इलेक्ट्र जो है, इलेक्ट्रॉन का हवा में कूदना, जिसकी वजह से हमें स्पार्किंग होती दिखाई देती है, या हमें क्या देती है, एक आवाज आती है, सी 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 सी। यानी हवा में इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, तार के अंदर से निकले इलेक्ट्रॉन हवा के इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो एक आवाज निकलती है, सी, जिसको हम हिसिंग साउंड कहते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोना प्रभाव कहते हैं। लिखना है तो ऐसे लिख लो, आवर हेडलाइन में, ठीक है, सिरोपरी लाइन में, परी लाइन में इलेक्ट्रॉन का हवा में प्रवेश करना से एक आवाज आती है, वह इलेक्ट्रॉन हवा के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जिसमें हवा एक चालक की तरह काम करती है। ठीक है, हवा में चालक के इलेक्ट्रॉन आने से, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का हवा में जाना, इलेक्ट्रॉन का कूद के हवा में जाना, जिसकी वजह से एक साउंड मिलेगी हमें, जिसको हम क्या, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। देखो थोड़ा सा और समझेंगे तब समझ में आएगा। एक होती है इसिंग साउंड। क्या होती है, इसिंग साउंड, या सी सी करता है ना तार, इसिंग आवाज। ठीक है ना, तार सी सी करता है, जो झनझनाट की आवाज, इसिंग मतलब झनझनाट की आवाज। हवा के इलेक्ट्रॉन से चालक के इलेक्ट्रॉन टकराने से एक आवाज पैदा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इसिंग साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसिंग साउंड कहते हैं। या एक आपका होता है बैंगनी प्रकाश। तो आपसे पूछ लिया जाता है कोरोना में कैसा प्रकाश निकलता है, बैंगनी प्रकाश। ठीक, वोल्टेज का मान ज्यादा होने पर
हिसिंग साउंड आवाज, चलो हिसिंग साउंड मत लिखो, होने पर इलेक्ट्रॉन हवा के इलेक्ट्रॉन से चालक के इलेक्ट्रॉन तेजी से टकराते हैं, तेजी से टकराते हैं, समझा दूंगा आप लोगों को, टकराते हैं तो एक बैंगनी रंग की चिंगारी सी निकलती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, स्पार्किंग होती है ना, प्रकाश उत्पन्न होता है। कारण बताया मैंने, समझना अलग तरीके से पड़ेगा हमको, है ना, हिसिंग साउंड, ठीक है, समझना ऐसे पड़ेगा। जो हवा है, देखो ये हवा, ये हवा, ये क्या है, एक अचालक पदार्थ है। हवा एक क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है, देखो समझने के लिए इस प्रकार यूज करो आप, स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, यानी पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य होता है। वो हर पदार्थ का अलग अलग होता है, वो किसके लिए यूज करते हैं हम, अचालक पदार्थ सामर्थ्य, ठीक है ना, सामर्थ्य। ये जो हवा का जो होता है ना, हवा का जो पीक वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 30 किलो वोल्ट पर एमएम के हिसाब से, यानी कितने एमएम में कितनी है, ठीक है ना। और अगर नॉर्मल इसका कम से कम होता है 21.21 किलो वोल्ट पर एमएम, या इसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं, ज्यादा होता है या कम होता है, ठीक है ना, पीक वैल्यू इतनी होती है। मान लो ये डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कम हो जाए, डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ वो होती है जो मतलब जिस धारा तक या जिस वोल्टेज तक वो सहन कर सकता है। मान लो आपके पास इंसुलेटर है, रबड़ के दस्ताने पहन रखे हैं और आप 33,000 वोल्ट को हाथ लगाते हो तो फिर भी मरोगे आप, ठीक है ना, आपने रबड़ के दस्ताने पहन रखे हैं फिर भी आप वोल्ट का हाथ लगा तो मरोगे, क्योंकि उस का क्या होता है, वो एक वोल्टेज सहन कर सकता है, उसके बाद वो अपनी जो अचालक पदार्थ का जो गुण है वो खो देता है, ठीक है ना। यानी एक वोल्टेज, ऐसी वोल्टेज जहां तक वो सहन कर सकता है उसके बाद अपना क्या खो देता है, अपना क्या खो देता है, अचालक का गुण खो देता है। यानी इंसुलेटर की तरह काम ना करके वो किसकी तरह काम करना शुरू कर देता है, चालक की तरह। तो उस सामर्थ्य को हम कहते हैं पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य, यानी कितनी वोल्टेज एक इंसुलेटर सहन कर सकता है या इंसुलेशन सहन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य। अगर पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य से ज्यादा अगर वोल्टेज जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा भी वो इसको तोड़ के वो चालक की तरह काम करेगा। मान लो 30 किलो वोल्ट है, इससे नीचे तो नहीं होता, ध्यान रखना, इससे नीचे कुछ भी नहीं होता। 30 किलो वोल्ट से ज्यादा पर मीटर पर एमएम के हिसाब से होता है, यानी 1 एमएम की धारा यहाँ पर 30 किलो वोल्ट बह रहा है तो इसके अंदर क्या होगा, ये सहन करेगा उसको, यानी ये अपना इंसुलेशन का गुण रखेगा। जैसे इससे धारा ज्यादा हुई, मान लो आपने 750 वोल्ट लिया, आपने 765 वोल्ट किलो वोल्ट लिया, तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, अपना पैरा वैद्युतिक सामर्थ्य खो देगा। दूरी ज्यादा बन जाए तो बात अलग है, एमएम के हिसाब से, इसलिए हम ज्यादा दूरी रखते हैं ना, ज्यादा दूरी रखते हैं तो एमएम के हिसाब से ज्यादा हो गया सहन शक्ति, यानी 1 एमएम पे इतना, 2 एमएम पे 60 सहन लेगा, 3 एमएम की दूरी है तो वो क्या 90 किलो वोल्ट पर एमएम सह लेगा, ठीक है ना। और मतलब ज्यादा जितनी दूरी उतनी ज्यादा सहन कर पाएगा। इसमें से आपने वोल्ट ज्यादा गुजारी, अगर दूरी कम है तो वोल्ट ज्यादा गुजारने से क्या होगा भी, इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये हवा एक चालक की तरह काम करेगी, अगर दूरी कम है तो चालक की तरह, यानी वाले इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या जाने शुरू हो जाएंगे, इधर वाली तरफ जाने शुरू हो जाएंगे, यानी ये चालक की तरह काम करना। जब ये इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर जाएंगे तो क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन और हवा के इलेक्ट्रॉन के बीच में घर्षण पैदा होगा। घर्षण जो होगा तो सर 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 यानी एक झंझनाट की आवाज आएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। कोरोना इफेक्ट क्यों है, ज्यादा वोल्टेज के कारण हवा अपना पैरावैद्युतिक सामर्थ्य का गुण खो देती है, खो देने के कारण उसके अंदर क्या आ जाता है वो चालक की तरह काम करेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन, चालक के इलेक्ट्रॉन कूदकर किस में चले जाएंगे, चालक के इलेक्ट्रॉन कूदकर हवा में जाएंगे। जैसे हवा में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में घर्षण होगा, जिससे एक आवाज आएगी, क्या आएगी, आवाज आएगी, ठीक है ना। अगर उससे ज्यादा आवाज आएगी वहां तो ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिसिंग साउंड कहते हैं। आपने देखा भी होगा जब भी आप तारों के नीचे से निकलते हो, तारों के नीचे से निकलते हो, बड़ी बड़ी लाइनें जा रही है तो वहां पर एक झी 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 सी 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 करके आवाज आती है, एक झंझनाट की आवाज, हिसिंग साउंड बोलते हैं। तो वो क्यों आती है, उच्च वोल्टेज के कारण, ठीक है ना, उच्च वोल्टेज के कारण आती है। दूसरी बात है, ठीक है, आपने कभी देखा होगा जब आप बारिश में जाते हो तो उसके चारों ओर एक बैंगनी प्रकाश भी दिखाई देता है तार के चारों ओर, ठीक है। तब क्या होता है, जब और इसका कम हो जाए, हवा का
एटमॉस्फेरिक वैद्युतीय सामर्थ्य क्या हो जाए, कम हो जाए, नमी के कारण, धूल के कारण, मिट्टी के कारण, ठीक है ना, वातावरण परिवर्तन के कारण, तो क्या होता है, वो क्या करती है फिर, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज्यादा वो हवा के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होती है, स्पार्किंग नजर आती है हमें, और एक प्रकाश सा नजर आता है चार तारों के चारों ओर, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैंगनी। किस रंग का प्रकाश होता है, वो बैंगनी, देखना आप, ठीक है। और ये प्रकाश कब देखने को मिलता है आपको, ये प्रकाश ज्यादातर नमी वाले दिन या बारिश के सीजन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो याद रखना, समझ में आ गई बात। हवा में इलेक्ट्रॉन के कूदने से होने वाली आवाज को हम क्या कहते हैं, हिसिंग साउंड कहते हैं, और इसको हम, इस प्रभाव या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं। ज्यादा वोल्टेज के कारण होता है, पहले तो हिसिंग साउंड आएगी, अगर वोल्टेज और बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, बैंगनी रंग का प्रकाश उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, स्पार्किंग के कारण इसे कोरोना कहते हैं। पैरा विद्युतिक सामर्थ्य जो होता है वो इतना होता है, इससे ज्यादा वोल्टेज बहेगी तो पक्का हिसिंग साउंड आएगी, और इससे और ज्यादा बहेगी तो क्या होगा, स्पार्किंग होने की संभावना रहेगी वहां पे, यानी स्पार्किंग से हमें प्रकाश देखने को मिलेगा। वो कौन सा प्रकाश होगा, बैंगनी प्रकाश होगा, ठीक है ना। क्रिटिकल, ठीक है ना, क्रिटिकल वोल्टेज हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कोरोना इफेक्ट कब ज्यादा होता है, कोरोना प्रभाव ज्यादा कब होता है, तो प्रभाव ज्यादा होगा जब क्या होगा, ठीक है ना। तो कोरोना इफेक्ट कम कब होता है, तो कम जब होगा जब ज्यादा होगा, और कम कब होगा, ठीक है ना। तो कम क्या होगा, कम किस पे होगा, कम जब होगा जब वायु ज्यादा ज्यादा शुष्क हो, उसके अंदर नमी ना हो, तो ये क्या होगा, यानी गर्मी के सीजन के अंदर ये कम होता है, ठीक है ना। और ज्यादा कब होता है, नमी वाले यानी बारिश के मौसम में ज्यादा होता है, याद रखना। बारिश में क्या होगा, कम होता है, बारिश में ज्यादा होगा, क्योंकि नमी आने के कारण क्या होगा, नमी आने के कारण इसका सामर्थ्य घट जाएगा, नमी से आपको भी पता है रेजिस्टेंस घट जाता है, इसका भी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, ज्यादा होता है, ठीक है ना। बारिश में ज्यादा देखने को मिलती है और गर्मी के अंदर आपको कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो कोरोना प्रभाव ज्यादा कब होता है, ये कम कब होता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। गर्मी, और इससे याद आया मेरे को, ठीक है ना, लंबाई तनाव वगैरह, तो इसका भी लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रह गया, ठीक है। सेग ज्यादा कब होता है, गर्मी में सेग ज्यादा होता है, तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो गर्मी में सेग क्या होता है, ज्यादा होता है, और सर्दी यानी ठंडे दिनों में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। क्योंकि तनाव आपने देखा भी होगा, सर्दियों में तनाव ज्यादा हो जाएगा, तनाव ज्यादा होगा तो तनाव क्या है, इसके विलोमानुपाती है, तनाव क्या है, विलोमानुपाती है, देखो टी विलोम, तनाव ज्यादा इसका मतलब सेग कम, यानी सर्दियों में तनाव क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से कम होता है, और गर्मियों में क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ है जैसे एल्यूमिनियम है, उसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ेगा तो उसका तनाव यानी आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, वो और ढीला हो जाएगा, ठीक है ना, ढीला हो जाएगा। देखा भी होगा जैसे लोहे का आयतन भी बढ़ता है गर्म करने पर, जैसे घी का आयतन भी क्या होता है, घी का आयतन क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए तो आपकी मम्मी, ठीक है ना, घी गर्म करके देती है, याद रखना, ठीक है ना। भी घी लीटर में दिया जाता है, और आपकी मम्मी पहले के तो नहीं 1 किलो तोलते नहीं, लेकिन वो तो गलत हो गया उनके लिए, ठीक है। अगर लीटर के हिसाब से तोल के दो ना तो घी की बचत होगी, किलोग्राम के हिसाब से दो तो बचत नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि किलोग्राम अणु तो उतने ही है ना, आयतन बढ़ा है, द्रव्यमान नहीं बढ़ा उसका, तो मम्मियाँ तोल के देती है, उन्होंने सुन लिया होगा भी गर्म करने पर क्या हो जाता है, घी ज्यादा हो जाता है, और देख लिया होगा घी ज्यादा हो जाता है, लेकिन लीटर में दो आप बर्तन में डाल के, तो आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि घी का आयतन भी क्या होता है, बढ़ता है। जब हम हीट पढ़ेंगे उसके अंदर हम उष्मा का प्रभाव पढ़ेंगे पदार्थों पे भी, किसका बढ़ता है, किसका आयतन गर्म करने से कम होता है, तो उसका घी का आयतन बढ़ जाता है, यानी वो ज्यादा होगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। इसलिए घी गर्म करके देते हैं, लेकिन वो किलोग्राम में तोल के देते हैं, वहां गलती कर दी उन्होंने, आयतन बढ़ता है, वजन थोड़ी बढ़ता है, ठीक है ना, तो आयतन बढ़ता है, ठीक है। तो उसी प्रकार वस्तु को जब गर्म किया जाता है, चालक को गर्म किया जाता है, तो उसका क्या है, आयतन ज्यादा हो जाता है, ज्यादा होने के गर्मी में क्या हो जाएगा, ये ज्यादा लटक जाएगा, ठीक है ना। और ये सर्दी में क्या होगा, सिकुड़ जाता है, यानी टेम्परेचर कम हुआ तो इसका आयतन कम हो जाएगा, जिससे सिकुड़ जाता है, तो सर्दी में कम हो जाता है। जैसे पानी का ठंडा करने पर बर्फ बनती है, बर्फ बनने पर क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन क्या हो जाता है, उसका ज्यादा हो जाता है, घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, आयतन ज्यादा घनत्व कम हो जाता है ना, तो वो भी पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये चीजें हम क्लियर कर ली हमने आज के लिए, फिर इतना ही, ये क्लास इतनी थी, टॉपिक खत्म हो गया, अगला टॉपिक प्रोटेक्शन डिवाइस आएगा, ठीक है। जितने भी हैं, अगर मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर तो आप क्या करो, आप जल्दी से जल्दी कमेंट मारा करो भैया, जल्दी से जल्दी क्या करा करो, कमेंट मारा करो,
ठीक है, कमेंट मार के बताया करो भी कैसी चल रही है क्लास, समझ में कुछ ना आया तो भी मारा करो, ठीक है ना। और बाकी समझ में डाउट में छोड़ता ही नहीं, क्योंकि लंबी क्लास लेने का यही फायदा है भी डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, सभी पढ़ने वाले बच्चों को प्यारी सी एक नौकरी दे दे, ठीक है। जय हिंद।